सो चलिए इंड एस 109 में अपन एक क्विक कंसेप्चुअल रिकैप कर लेते हैं अबाउट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन इंड एस 109। तो सबसे पहली बात, अगर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन इंड एस 109 बात करूं तो कॉस्ट मेथड की बात होती है या फिर फेयर वैल्यू की बात होती है। फेयर वैल्यू में दो मेथड्स हैं, एफबीओसीआई और एफबीटीपीएल। एफबीओसीआई मेथड और एफबीटीपीएल मेथड याद होगा तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि व्हेन बिजनेस मॉडल याद है, बिजनेस मॉडल और एसपीपीआई टेस्ट अगर मीट हो गया तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, राइट? ये वाला देखो, ये मैंने आपको यहां पे चार्ट बनवाया था इनिशियली। यस, अगर आपका बिजनेस मॉडल ट्रेड का है और तो फिर अगर ट्रेड कर रहे हो आपका कंपनी का बिजनेस मॉडल ट्रेड करने का है तो आपको ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एसपीपीआई टेस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एफबीटीपीएल मेथड यूज कर सकते हो फेयर वैल्यू का, ठीक है। अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड और ट्रेड दोनों में से कुछ, कभी आप होल्ड करते हो कभी आप ट्रेड करते हो, और एसपीपीआई टेस्ट मेट हो गया एसपीपीआई टेस्ट, तो फिर आपको एफबीओसीआई रिक्लासिफाइबल एफबीओसीआई आर मेथड यूज करना है। मतलब एफबीओसीआई के अंदर बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक रिक्लासिफाइबल और एक नॉन रिक्लासिफाइबल। तो अगर आपका एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया, बिजनेस मॉडल होल्ड और ट्रेड है, तो आपको एफबीओसीआई आर यूज करना है। अगर आपका सिर्फ इंटेंशन होल्ड करने का है और एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया तो आपको एसीएम मेथड यूज करना है। अदरवाइज अगर मीट नहीं होता है तो आपको एफबीटीपीएल मेथड यूज करना है। एक और इन दोनों सिचुएशंस में ऑप्शन अवेलेबल रहता है कंपनीज के पास कि भाई वो एफबीटीपीएल ना यूज करके एफबीओसीआई एनआर यूज करें, और ये इररिवोकेबल ऑप्शन है। एक बार आपने यूज कर लिया उसके बाद इसे हटाया नहीं जा सकता। फाइनेंशियल लायबिलिटी में सारे केसेस में एसीएम मेथड लगता है, लेकिन साथ ही साथ रीजंस क्या है इसमें कि यहां पे कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है लेंडर के लिए बस, और फाइनेंशियल गारंटी और डेरिवेटिव ये दोनों केसेस एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज इसमें लगती है एफबीटीपीएल मेथड, जो कि अपना डिस्कशन पेंडिंग है। तो मैं था आपको मेथड्स बताने के लिए, और मेथड्स में हमने कंप्लीट किया अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, और अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के बहुत सारे डिस्कशंस थे, केसेस थे, उन सबको डिस्कस करने के बाद अपन आ गए हैं उसके समराइजेशन पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि फेयर वैल्यू वाले मेथड्स कब यूज होते हैं। तो फेयर वैल्यू एफबीओसीआई कब, जब बिजनेस मॉडल होल्ड और ट्रेड और एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया तो एफबीओसीआई आर, लेकिन अगर टेस्ट मीट नहीं हुआ तो एफबीटीपीएल, या आपका इंटेंशन ट्रेड करने का है तो भी एफबीटीपीएल, अगर आपका इंटेंशन होल्ड करने का अकेला है, ट्रेड करने का नहीं है, तो एसीएम। और एसीएम तब लगेगा जब होल्ड करना है, साथ ही साथ एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया, नहीं मीट हुआ तो अगेन एफबीटीपीएल, याद रहेगा। लेकिन कंपनीज कई बार ऑप्शन ऐसा भी इंड एस 109 बोलता है कि अगर आप एफबीटीपीएल मेथड यूज नहीं करना चाहते, स्टिल आपकी इंटेंशन होल्ड करने की है या होल्ड और ट्रेड करने की है, और एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं हुआ, तो आप एफबीटीपीएल मत यूज करो, आप एफबीओसीआई एनआर यूज करो। और ये मेथड एक बार यूज कर ली तो उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते, इट इज एन इररिवोकेबल ऑप्शन, ये एक ऑप्शन इंडियस ने दिया हुआ है। अब फिर हम आगे बढ़े फिर एसीएम मेथड में। अब एसीएम मेथड में क्या सीखा अपन ने कि भैया हमेशा फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस अगर बराबर है तो अपने को कैलकुलेशन करने के लिए 5 चीजें की जरूरत पड़ेगी। पहले तो कैश फ्लोस, फिर अपना फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। कैश फ्लोज मतलब क्या इनफ्लो हुआ, क्या आउटफ्लो हुआ, कितने ईयर में हुआ, डे 1 पे कितना हुआ, वो सारी समराइजेशन। साथ ही साथ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इट इज नथिंग बट द करंट मार्केट प्राइस, यस और नो, यस और नो। फिर लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल फेयर वैल्यू के बेसिस पे स्टार्ट होती है, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेते हैं। और लास्ट में जनरल एंट्री डे 1 की भी बनेगी, ईयर एंड 1 पे भी बनेगी, और लास्ट ईयर्स तक भी करते चले जाएंगे। तो ये 5 स्टेप कब लगेंगे, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, बट फेयर वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस उसके अंदर ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। कौन सी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकती है, तो यहां पे एक आया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर कंपनी एम्प्लॉयर है और उसने अपने एम्प्लॉय को लोन दे दिया 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो भी यहां पर ये अपने को समझ में आ जाएगा कि जितने का लोन दिया गया है
मतलब जितनी ट्रांजैक्शन प्राइस है वो उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू नहीं है, बिकॉज अपने को उस दिन की मार्केट प्राइस पता करनी पड़ेगी, और जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन होती है, जिसको अपन यूज करते हैं एज एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और वहां पर एक स्टेप, ये जो 5 स्टेप्स अपन ने सीखी ना, इसमें से एक स्टेप नंबर 3 नई आ जाएगी, और वो स्टेप नंबर 3 इस केस में आ जाएगी, और उसमें आएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड फेयर वैल्यू, जो कि कैलकुलेट होगा प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में। और ये जो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आया, इसको फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए आपने लोन दिया था अपने एम्प्लॉय को, तो 5 सालों तक राइट ऑफ करते रहेंगे आप। ये लिखा भी है देखिए, राइट रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ लोन, जितना भी लोन पीरियड है उस हिसाब से इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। सेम केस है लेसर और लेसी की केस में, जहां पर इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट की बात हो रही होती है। यहां भी फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं होंगे, और जब फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं होंगे तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, प्रीपेड लीज रेंट, और जो राइट ऑफ हो जाएगा पीरियड ऑफ लोन में। अगेन तीसरा कोई रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप होगा पेरेंट और सब्सिडरी का। अब इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन डिफरेंस के अंदर भी 2 केसेस, कि भाई हो सकता है पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया तो डिफरेंस विल बी गोइंग टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, लेकिन अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। याद रहेगा इतना? बोलो। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बस याद रखना, यहां पर जब पेरेंट और सब्सिडरी का जो केस है, कोई भी हो, चाहे सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया, इन दोनों केसेस में लोन रीपेमेंट जो डिफरेंस आएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये राइट ऑफ नहीं होगा, जैसे कि यहां हो रहा था, यहां पर नहीं होगा, राइट ऑफ नहीं करेंगे इसको। ओके, इसके रीजंस और जो डेप्थनेस है क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। ये क्विक कंसेप्चुअल रिवीजन है, ताकि एग्जाम के 1.5 डेज में अपने को कैसे एफआर पढ़ना है। जो लोग बोलते हैं 10 दिन तक एफआर पढ़ो, 5 दिन तक एफआर पढ़ो, आई डोंट थिंक, लास्ट के 2.5 डेज मोर देन एनफ है। ठीक है, फिर आपको मैंने केस बताया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ये भी केस एक तरह से फेयर वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस, बिकॉज एक इंस्ट्रूमेंट में 2 की शक्ति। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन ने देखा था विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर अपन ने गए थे तो वहां मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि भैया सबसे पहला स्टेप आपका आएगा कैश फ्लोज, जो यूजुअली आता है, फिर फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा, फाइनेंशियल एसेट कभी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस कहां जाएगा सर? डिफरेंस विल ऑलवेज गो टू इक्विटी हियर, यहां पर डिफरेंस हमेशा इक्विटी में जाएगा। देन अपने को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करनी है, जो कि क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल हमें फेयर वैल्यू के बेसिस पे बनाना है, और लास्ट में जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री में पहली एंट्री हमेशा इक्विटी वाली आएगी, जिसमें आप अपॉर्शन कर रहे हो लोन अमाउंट का, लायबिलिटी अमाउंट का, या फिर बोलते हैं ना डेट वाले पार्ट का, और इक्विटी कंपोनेंट का। ठीक है, फिर हमने सेकंड पढ़ा था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसमें सबसे पहले अगेन कैश फ्लोज, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिफरेंस हमेशा इक्विटी में जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। बट यहां नया स्टेप क्या आ गया? नया वाला स्टेप आ गया दोस्तों, स्टेप नंबर 5। यहां नया स्टेप क्या आया था? इक्विटी का। यहां पे तो बाकी सारी पिंक से ही चीजें, यहां पे एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं। सर इसको क्या करते हैं? मान लीजिए जो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करी है, आपने जब लोन लिया तो कोई लोन प्रोसेसिंग चार्ज लग गया आपको, या कोई ट्रांजैक्शन फीस लग गई, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई, जो भी बोले, उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, सिंस ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी on the basis of financial liability as well as the equity part अपॉर्शन करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी हमें उसको अपॉर्शन करना पड़ेगा। फिर हमें एक न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालनी होगी। ये हो सकता है निकालनी भी पड़े, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो। आईसीआई के अभी तक के जितने क्वेश्चन है उस सब में गिवन है, लेकिन हो सकता है अपने को निकालनी पड़े। मैंने आपको दोनों केसेस कराए हैं। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने को ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना होता है, और दोनों ट्रायल एंड एरर के बाद इंटरपोलेशन मेथड यूज करके अपन इसमें न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी निकाल लेते हैं। सेम चीज अपन यहां भी करते हैं, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस में जब अपन EIR निकालते हैं यहां पे। ओके, इसके बाद आता है सर अर्ली सेटलमेंट। भाई इंस्ट्रूमेंट था 5 इयर्स का, लेकिन 3 साल के बाद ही आपने सेटलमेंट कर दिया, मतलब अर्ली सेटलमेंट 2 साल पहले ही कर दिया, तो आपको यहां पे अगेन कैश फ्लोज, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिफरेंस इज इक्विटी, EIR। लेकिन स्टेप नंबर 5 क्या आ जाएगा आपका? ये आपको समझना रहेगा कि लोन अमोर्टाइजेशन टेबल अप टू द डेट ऑफ
रीपेमेंट एक तो बनाना पड़ेगा, फिर आपको रिवाइज्ड फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगी ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। भाई मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया था और 5 साल का लोन था, लेकिन आपने तीसरे साल के एंड में ही, मतलब ईयर 4 के बिगिनिंग में आपने वो लोन का सेटलमेंट करवा दिया, तो उस डेट पे फेयर वैल्यू क्या थी? रिवाइज फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। साथ ही साथ जिस दिन तक सेटलमेंट नहीं हुआ है उस डेट तक का क्या करना है आपको? उस डेट का भाई साहब आपको ये भी तो निकालना पड़ेगा कि लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, क्योंकि उस डेट तक इंटरेस्ट कितना लग गया है, अमोर्टाइज कितना हो गया है ये लोन, याद रहेगा। और फिर लास्ट में अपन पास करेंगे जनरल एंट्रीज। इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि फेयर वैल्यू इज सब्जेक्ट टू और बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट। तो यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस मैंने शायद लिखा नहीं है, यहां पर डिफरेंस लिख देना चाहिए था यार, I must have forgotten. तो difference will go to P और L, where P और L, P और L में जाएगा, और irrespective of the relationship, यहां पे कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया जो फेयर वैल्यू है वो लेवल 1 इनपुट की बेसिस पे है, तो irrespective of the relationship between the parties अपने को डिफरेंस कहां पहुंचाना है? P और L में। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। मैंने यहाँ पे पूरा आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड समझा दिया, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग समझा दिया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा।